हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए कपिल गर्ग। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर रिवीजन लेक्चर नंबर 7 ऑफ द सीए इंटर डायरेक्ट टैक्स रिवीजन सीरीज। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर, लेंदी चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है। एंड मैं आपको वन बाय वन सभी कंसेप्ट इसके बहुत ही अच्छे तरीके से, जो भी इसके मेन पॉइंट्स हैं, जो भी इसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उन सब के लिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा इस रिविजनरी वीडियो के अंदर। सो आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है लास्ट तक। एंड पूरी रिविजनरी वीडियो को आपको देखना है। एंड रिविजनरी वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको सभी क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस आपको एक बार खुद से सॉल्व करने हैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। सो आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट विद मी। So here we have to discuss about three sections, section 15, 16 and 17। तो जो भी सैलरी का हमारा पूरा चैप्टर होता है ये तीन सेक्शन के अंदर चलता है, 15, 16 एंड 17 के अंदर। तो सेक्शन 15 हमें बताता है चार्जेबिलिटी के बारे में कि सैलरी कब चार्जेबल होती है, मतलब सैलरी ड्यू हो जाती है, सैलरी आपको पहले मिल जाती है ड्यू होने से, मतलब एडवांस में सैलरी मिल जाती है या आपको अरियर में सैलरी मिलती है, तो उसकी किस टाइप से चार्जेबिलिटी होती है। सेक्शन 16 हमें बताता है डिडक्शन के बारे में कि हमें सैलरी इनकम में से कौन कौन सी डिडक्शंस मिलती है, विच वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। एंड सेक्शन 17 हमें बताता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परक्विजिट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन लियो ऑफ सैलरी। सो वी हैव टू डिस्कस ऑल दिस इन द रिविजनरी वीडियो। एंड ये एक काफी बड़ा चैप्टर है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसके लिए हम इसे अपनी रिवीजन वीडियो को दो पार्ट्स के अंदर अपलोड करेंगे, विच इज पार्ट 7A एंड पार्ट 7B फॉर योर ईज, जिससे कि आपको दो अलग अलग पार्ट्स में हम ये वीडियो देंगे। तो आप एक पार्ट देखेंगे, उसके सभी क्वेश्चन आंसर आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखेंगे, तो आपको उतना आपके माइंड के अंदर फिट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप सेकंड पार्ट को देखेंगे, फिर आप उसके रेस्पेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो उसके बाद आपको वो सेकंड पार्ट माइंड के अंदर फिट हो जाएगा। तो इससे आपको इतना बड़ा चैप्टर आराम से डाइजेस्ट करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो इसके लिए हम इसे दो सेपरेट पार्ट्स के अंदर अपलोड करेंगे, पार्ट 7A एंड 7B। So, before learning the provision, it is essential to understand the important concept relating to salaries। तो सैलरीज के लिए सबसे पहला हमारा मेन कंसेप्ट आता है कि देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर कोई भी इनकम, हमें इनकम अंडर द हेड सैलरी बोलनी है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना जरूरी है। यानी कि जो पेयर एंड जो पेई है, उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, पेयर एम्प्लॉयर एंड पेई एम्प्लॉय। ओनली इन दैट सर्कमस्टांसेस द इनकम रिसीव्ड बाय द पेई will be treated as income under the head salary। सेकंड पॉइंट है हमारा फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं कि एम्प्लॉय फुल टाइम एम्प्लॉय है या पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। अगर आप किसी के यहाँ फुल टाइम एम्प्लॉय है, तब भी आपको जो वहां से इनकम मिलेगी वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। अगर आप कहीं पे पार्ट टाइम काम करते हैं अंडर एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तब भी आपको जो वहां से सैलरी मिलेगी वो भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगी। तो इससे कोई मतलब नहीं कि वो आप फुल टाइम एम्प्लॉय है या पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। फोरगोइंग ऑफ सैलरी, अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सैलरी को फोरगो कर देता है, फोरगो करने का मतलब अपनी सैलरी को छोड़ देता है, वो बोलता है कि भाई ठीक है मेरी सैलरी ड्यू हो गई बट मेरे को ये सैलरी नहीं चाहिए, तो अब उसे फोरगो करने से उसकी टैक्स लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी। अब वो भले ही अपनी सैलरी को नहीं ले रहा, बट स्टिल उसे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। दैट वुड बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी एंड ही हैज टू पे द टैक्स ऑन दैट पार्ट ऑल्सो। बट यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है हमारा सरेंडर ऑफ सैलरी। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सैलरी को सरेंडर कर देता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ देता है अपनी सैलरी की, लीजिए जो मेरी सैलरी थी वो मैंने आपको सरेंडर कर दी, मैं अपनी सैलरी नहीं ले रहा, तो इस केस में उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी एंड यहाँ पे उसकी सैलरी निल मान ली जाएगी और उस पर कोई टैक्स उसे नहीं पे करना होगा। सैलरी पेड टैक्स फ्री, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है एंड उसके ऊपर का टैक्स वगैरह भी एम्प्लॉयर ही पे कर देता है, तो इस केस में एम्प्लॉय के लिए जो सैलरी मानी जाएगी वो मानी जाएगी जो उसे सैलरी मिली प्लस जो सैलरी के ऊपर एम्प्लॉयर ने टैक्स पे करा, तो वो दोनों कंपोनेंट को मिलाकर सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल करा जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय विल कंसिस्ट ऑफ हिज सैलरी इनकम एंड ऑल्सो द टैक्स ऑन हिज सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर। प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ सैलरी, अब हम कहाँ पे मानेंगे कि हमारी सैलरी कहाँ पे एक्रू हुई, उसके लिए प्लेस किस टाइप से डिसाइड करा जाएगा। सैलरी अर्नड इन इंडिया इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इवन इफ इट इज पेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी कोई सैलरी इंडिया के अंदर आप अर्न करते हैं, तो अगर वो इंडिया के बाहर भी आपको पे करी जा रही है, तब भी वो यही मानी जाएगी कि इट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया और इट इज पेड और पेबल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कम्स टू एन एंड। If an employee is paid pension abroad in respect of service rendered in India, the same will be deemed to accrue or arise in India। अगर मान लीजिए आप पहले आपने इंडिया के अंदर कोई सर्विस करी
एंड अब आपने यहाँ से इंडिया के अंदर वो आपकी सर्विस खत्म हो गई, आपके रिटायरमेंट वगैरह पे मतलब आपको रिटायर कर दिया गया सर्विस से, एंड अब आप कहीं फॉरेन कंट्री में मूव कर जाते हैं, तो अभी आपको उस सर्विस के रिगार्डिंग जो आपको पेंशन मिलेगी, तो वो पेंशन तो आपको मिलेगी फॉरेन कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर, बट यहाँ पे आपने वो जो सर्विस करी थी वो करी थी इंडिया के अंदर, एंड जो आपको पेंशन मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि आपने इंडिया के अंदर सर्विस करी थी, तो जो आपको यहाँ पे पेंशन रिसीव हो रही है इन द यूएसए वो भी आपकी मानी जाएगी कि इट्स अ सैलरी डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट basis of charge, section number 15. So section 15 deals with the basis of charge. Salary is chargeable to tax either on due basis or on receipt basis, whichever is earlier. तो सैलरी हमारी किस टाइप से टैक्स होती है, ऑन ड्यू और रिसिप्ट whichever is earlier। या तो वो ड्यू हो जाएगी तो टैक्स हो जाएगी, भले ही रिसीव ना हुई हो, या अगर मान लीजिए रिसीव हो जाती है ड्यू ना हुई तब भी वो आपकी टैक्स हो जाएगी। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई सैलरी एडवांस में मिल जाती है तो वो आपकी ड्यू नहीं हुई बट आपको रिसीव हो गई, तो एडवांस सैलरी भी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। एंड अगर आपको कोई अरियर ऑफ सैलरी मिलता है कि आपकी पहले सैलरी ड्यू हो गई थी बट आपको उस टाइम पे नहीं मिली, वो आपको नेक्स्ट ईयर में मिलती है, तो जिस ईयर में वो आपकी ड्यू हो गई थी उसी ईयर में ड्यू बेसिस पे वो आपकी टैक्स हो जाएगी, एंड जिस ईयर में वो आपको एक्चुअली रिसीव होगी उस साल में दोबारा टैक्स नहीं होगी वो। ठीक है, एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज ड्यू और नॉट। मतलब जब भी आपको मिल जाएगी वो तभी टैक्सेबल हो जाएगी, इससे मतलब नहीं कि वो आपकी ड्यू हुई थी या नहीं हुई थी। अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एक तो होता है एडवांस सैलरी कि मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉयर से बोला कि आप मेरे को जो मेरी नेक्स्ट मंथ की सैलरी है वो आप एडवांस में दे दीजिए, तो वो तो हो गया आपकी एडवांस सैलरी। एक आपने उनसे बोला कि जो मेरी सैलरी है आप उस सैलरी के अगेंस्ट मुझे लोन दे दीजिए, एडवांस अगेंस्ट सैलरी। एडवांस सैलरी नहीं है ये, एडवांस अगेंस्ट सैलरी है, तो उसे हम ट्रीट करते हैं एज अ लोन। एंड जो वो लोन मिलता है अगर हमें सैलरी के अगेंस्ट, तो उसमें क्या होता है कि जो लोन की रिपेमेंट है वो आपकी सैलरी में से वो डिडक्ट करता रहता है। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ है एंड आपने 10 लाख रुपीज का लोन ले लिया, तो उसमें से जो आपकी कुछ एक पार्ट मतलब फॉर एग्जांपल 50,000 या 60,000 कुछ भी, तो वो आपका मंथली सैलरी में से डिडक्ट करते रहेंगे एंड बाकी रिमेनिंग सैलरी आपको देते रहेंगे। तो जो ये एडवांस अगेंस्ट सैलरी मिलता है आपको, तो जब आपको मिलेगा जिस मंथ के अंदर या जिस ईयर के अंदर, तो ये उस टाइम पे टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि ये सैलरी नहीं होती, इट्स अ लोन। बट अगर आपको एडवांस बोलते हैं कि भाई मेरी नेक्स्ट 10 महीने की सैलरी आप मेरे को एडवांस में दे दो, तो अगर वो आपको एक साथ दे देते हैं ईयर की स्टार्टिंग के अंदर, तो फिर वो आपकी रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी दो सेपरेट डिफरेंट टर्म्स हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है। एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज डिफरेंट फ्रॉम एडवांस सैलरी, इट इज एन एडवांस टेकन बाय द एम्प्लॉई from his employer. This advance is generally adjusted with his salary over a specified time period. It cannot be taxed as salary. ये सैलरी नहीं होता, ये लोन होता है। Now we have to discuss section number 17. अब section 17 क्या बताता है? section 17 के अंदर section 17 subsection 1 बताता है what is the meaning of salary, 17(2) बताता है perquisites के बारे में, and section 17 subsection 3 बताता है profits in lieu of salary के बारे में। तो अभी हमें वन बाय वन ये सब डिस्कस करना है। So first of all our point of discussion is meaning of salary. तो सैलरी क्या होता है? Section 17 subsection 1 define the term salary. It's an inclusive definition. Inclusive definition कहने का मतलब कि इसके अंदर इन्होंने लिखा है includes, मतलब ये कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है कि उसके अंदर इन्होंने 5-6 आइटम्स बता दिया कि भाई ये एक सैलरी का पार्ट है। इंक्लूसिव डेफिनेशन कहने का मतलब कि इसके अंदर बाकी और भी चीजें आ सकती हैं, अभी इन्होंने जो चीजें लिख दी वो तो सैलरी है। अगर मान लीजिए इन्हें फ्यूचर में कभी लगता है कि भाई कोई चीज छूट गई हमसे, तो उसे भी ये ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो ये होता है इंक्लूसिव सैलरी, इंक्लूसिव डेफिनेशन, एंड इंक्लूड्स मॉनिटरी एज वेल एज नॉन मॉनिटरी आइटम्स। अब सैलरी के अंदर क्या क्या होता है? सैलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग: वेजेस, एन्युटी और पेंशन, एनी ग्रेचुटी, any fees, commission, perquisites or profits in lieu of or in advance to any salary or wages, any advance of salary, any payment received in respect of any period of leave not availed by him, that is leave salary or leave encashment, provident fund, the contribution made by the central government or any other employer in the previous year to the account of an employee under a pension scheme referred in section 80 CCD। अब ये वन बाय वन, अभी मैंने केवल आपको रीडिंग करके बता दिया, अब ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा होता है सैलरी का वेजेस। तो वेजेस कहने का मतलब क्या है? वेजेस वही जो भी मतलब वेजेस को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो लाइक हमारी तनख्वाह, हमारी पगार या कुछ भी मतलब कोई भी वर्ड जो भी आप बोल सकते हैं, तो वो होती है हमारी वेजेस। अब इसके अंदर एक हमारा पार्ट होता है अलाउंसेस। अलाउंसेस आर गिवन टू एम्प्लॉयज टू मीट सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट लाइक हाउस रेंट, एक्सपेंस ऑन यूनिफॉर्म, कन्वेंस एक्सेट्रा। अब अलाउंसेस क्या होता है कि यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे दे देता है कि भाई देखिए जो आपके ये रिक्वायरमेंट्स हैं इन्हें फुलफिल करने के लिए मैंने आपको अलाउंस दे दिया, मैंने आपको पैसे दे दिए, एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दिस अमाउंट।
सो लाइक HRA, तो वो हाउस रेंट अलाउंस दे देते हैं कि आपको मान लीजिए हाउस रेंट पे लेना है, तो उसके लिए उन्होंने पैसे दे दिया रेंट के कि लीजिए अब ये आप इससे हाउस को रेंट पे लीजिए एंड इसे आप अपने हाउस रेंट अलाउंस के लिए, मतलब हाउस रेंट के लिए ये अलाउंस आप यूज कर सकते हैं। तो अभी अलाउंसेस भी 3 टाइप के होते हैं। कुछ अलाउंसेस हमारे होते हैं जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, कुछ अलाउंसेस होते हैं जो पार्टली टैक्सेबल होते हैं, एंड कुछ अलाउंसेस होते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अलाउंसेस विच आर फुल्ली टैक्सेबल, तो कौन से अलाउंसेस हैं जो हमारे फुल्ली टैक्सेबल होते हैं विदाउट एनी लिमिट, और कोई भी मतलब इनके अंदर कुछ भी एग्जाम्प्ट पार्ट नहीं होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, जितना मिला कंप्लीटली आपका सैलरी का पार्ट बन जाएगा एंड सैलरी के अंदर टैक्स हो जाएगा। तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस इज नॉर्मली इंटेंडेड टू कंपनसेट द एम्प्लॉय फॉर हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटीज। तो मान लीजिए आप जैसे गुड़गांव, मुंबई या बैंगलोर ऐसे किसी सिटी के अंदर जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आपकी सैलरी के साथ आपको कुछ सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के नाम से एक कंपोनेंट मिलता है कि भाई आपके यहाँ पे क्योंकि लिविंग कॉस्ट हाई है, तो उसे मीट करने के लिए आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है। तो वो जो भी आपका अलाउंस होगा वो आपकी सैलरी का पार्ट है एंड वो फुली टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, कि आपको जो कस्टमर्स हैं उनकी हॉस्पिटलिटी के लिए, उन्हें एंटरटेन करने के लिए आपको कुछ अमाउंट दिया जाता है कि आप अपने कस्टमर्स को एंटरटेन करें, तो उसके लिए आपको जो रुपए दिए जाते हैं उसे बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंड वो भी आपकी सैलरी का पार्ट बनता है एंड वो भी आपका फुली टैक्सेबल होता है। बट इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है तो वो कुछ सर्टेन लिमिट तक एग्जाम्प्ट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द रिविजन वीडियो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? ये दिया जाता है आपको फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन योर रेजिडेंस टू द आपका ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस, या आपकी जो भी आपको जॉब के लिए जहाँ पे भी जाना होता है, तो उसके बीच में आपको कन्वेंस के लिए पैसे दिए जाते हैं। पर्पज ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस एंड द प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी इज फुली टैक्सेबल। कि आपका ऑफिस है मान लीजिए गुड़गांव के अंदर एंड आप गुड़गांव में किसी दूसरे सेक्टर में रहते हैं, तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए जो आपको आप कैब वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो आपको रुपए दिए जाते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो अगर ये इस टाइप का कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस से आपको कुछ मिलता है तो आपका फुली टैक्सेबल है, क्योंकि ये एक्चुअली आपकी ड्यूटी है कि आपको अपने ऑफिस तक जाना है। अब उसके लिए अगर आपको ये एम्प्लॉयर आपको कुछ रीइंबर्स कर रहा है, कुछ अलाउंस वगैरह दे रहा है, तो दैट वुड बी फुली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। बट इसमें एक एग्जाम्पशन है कि अगर कोई ब्लाइंड, डीफ या डम्ब या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज होते हैं, तो उनके केस में अगर ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है एम्प्लॉयर, तो वो 3200 पर मंथ तक वो एग्जाम्प्ट होता है इन द केस ऑफ ब्लाइंड, डीफ एंड डम्ब एम्प्लॉइज। ये भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अलाउंसेस विच आर पार्शली टैक्सेबल, अब ये हो गए हमारे फुली टैक्सेबल वाले। अब जो हमारे पार्शली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं, अब हमें वो डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है हाउस रेंट अलाउंस, विच इज गवर्न बाय सेक्शन 10 क्लॉज 38। हाउ, अब ये हाउस रेंट अलाउंस हमें क्यों मिलता है? हाउस रेंट अलाउंस हमें मिलता है कि एक एम्प्लॉई अपने जो उसके मतलब बेस सिटी थी, उसका जो होम टाउन था, उसे छोड़कर वो अपनी दूसरी सिटी के अंदर गया जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे अब वो रहने के लिए कोई हाउस वगैरह लेकर रेंट पे, तो उस रेंट को पे करने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस देते हैं। तो अब टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट फॉर रेजिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय, तो अब यहाँ पे इसकी कुछ ये पार्टली टैक्सेबल होता है, तो इसकी जो हमें डिडक्शन मिलती है वो किस टाइप से मिलती है? तो हमें डिडक्शन मिलती है या तो HRA जो आपको एक्चुअली रिसीव हुआ, या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या 50% ऑफ सैलरी इन द केस ऑफ मेट्रो सिटीज विच आर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, एंड 40% ऑफ द सैलरी इन द केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये लिमिट है, आपको HRA जो मिला या तो वो, और आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 50% ऑफ द सैलरी, विच एवर इज लोअर, वो इतनी आपकी एग्जाम्पशन होगी, वो मतलब आप उसे डिडक्शन ले सकते हैं आप इतने अमाउंट की HRA में से, एंड बाकी आपका HRA जो भी होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एन एसएससी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस। अगर मान लीजिए कोई एसएससी वहाँ पे भी अपने खुद के घर में रहता है, किसी दूसरी सिटी में गया फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव, एंड वो वहाँ पे अपने ही घर में रहता है, या किसी रिश्तेदार के घर में रहता है जहाँ पे उसे कोई रेंट वगैरह पे नहीं करना, तो इस केस में HRA की कोई एग्जाम्पशन वो नहीं ले सकता, उसमें HRA उसे जितना ही मिलता है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। एंड सैलरी चैप्टर के अंदर अब जितनी भी जगह हम सैलरी वर्ड को पढ़ेंगे कि इतने % ऑफ सैलरी या इतनी सैलरी या कुछ भी एग्जाम्पशन डिडक्शन के लिए हम कुछ भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हर जगह सैलरी की एक अलग डेफिनेशन होगी। तो अब यहाँ पे HRA के लिए जो हमने यहाँ पे पढ़ा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी करने का मतलब क्या है? तो सैलरी का मतलब है यहाँ पे सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस DA इफ इन टर्म्स। DA इन टर्म्स करने का मतलब होता है कि आपके वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा, एंड कमीशन एज अ फिक्स % ऑफ टर्नओवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स प्लस कमीशन एज फिक्स % ऑफ द टर्नओवर।
ठीक है, अगर मान लीजिए आपको फिक्स एक कमीशन मिल रहा है कि 50,000 रुपये पर मंथ का कमीशन, तो वो आपकी इस सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। अगर वो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर की तरह मिल रहा है कि आपकी जो भी टर्नओवर होगी उसका 5% कमीशन, तभी वो एचआरए की कंपटीशन के लिए सैलरी का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड मेजरली चैप्टर के अंदर यही वाली डेफिनेशन आपको यूज करनी है, तो आप याद रखना, मैं इसे आगे से यही बोलूंगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे रही है, तो इसके अंदर यहाँ पे कमीशन वर्ड दिया है इन्होंने, एंड यहाँ पे 50,000 पर एनम कमीशन फिक्स है, मतलब कोई भी इसमें परसेंटेज वगैरह नहीं है। तो अब जब हम एचआरए के लिए कंप्यूट करेंगे सैलरी, तो उसमें ये कमीशन को हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे डीए दे रखा है इन्होंने 6,000 पर मंथ, एंड इन्होंने बाद में नीचे यहाँ पे लिखा है डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, दैट मीन्स इट इज डीए इन टर्म्स, तो ये सैलरी का पार्ट बनेगा। बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस परसेंटेज ऑफ टर्नओवर एज कमीशन। अब कुछ स्पेशल अलाउंसेस होते हैं टू मीट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ड्यूटीज और पर्सनल एक्सपेंसेस। तो अब स्पेशल अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंस इंकर्ड होनली, नेसेसरली एंड एक्सक्लूसिवली इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। अगर मान लीजिए आपको कोई भी अलाउंसेस दिए जा रहे हैं कि आपकी जो ड्यूटी है आपकी, मतलब वो आपको कंप्लीटली यूज करने ओनली फॉर द ऑफिशियल पर्पस, तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको यूज करने हैं, तो जितना भी आपको एम्प्लॉयर से मिलेगा वो सारा का सारा आपका एग्जाम्प्ट होगा, उसमें आपको कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं, वो आपके ऑफिशियल यूज के लिए मिल रहा है। देयर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट विच द एम्प्लॉय कैन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ठीक है, अब कुछ हमारे स्पेशल अलाउंसेस होते हैं जो कि हमें मिलते हैं, जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है टू मीट देयर पर्सनल एक्सपेंसेस, कि आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करिए। मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस एट द प्लेस वेयर द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस or employment of profit are ordinarily performed by him or at the place where he ordinarily reside or to compensate him for the increased cost of living। ठीक है, मतलब वो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए देता है। कहाँ पर देता है कि या तो जहाँ पे उसका जनरली उसका ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस है, या जहाँ पे वो ऑर्डिनरली रिसाइड करता है, उस जगह के लिए भी अगर वो कुछ उसे अलाउंसेस देता है, स्पेशल अलाउंसेस, तो उसमें एक सर्टेन लिमिट तक एग्जाम्प्ट होता है एंड बाकी आपका टैक्सेबल होता है। देयर इज अ लिमिट ऑन द अमाउंट विच द एम्प्लॉय कैन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर। Any amount received by the employee in excess of these specified limits will be taxable in hands as income from salary. It does not matter whether the amount which is received is actually spent or not by the employee। मतलब अगर मान लीजिए आपको अमाउंट मिला एंड वो आपने स्पेंड करा नहीं करा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका एक सर्टेन लिमिट तक एग्जाम्प्ट होगा एंड उसके बाद जितना भी उसके एक्सेस में मिला हुआ होगा वो आपको सारा टैक्सेबल होगा। तो अब यहाँ पे रूल 2BB ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स, अब ये हमें बताता है कि कौन कौन से अलाउंसेस हैं। तो 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1, यानी कि जो हमें ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलते हैं, जो हमारे फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं, तो वो कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है कि मान लीजिए आप ऑफिस पर्पस से कहीं बाहर टूर पे गए हैं, तो वहाँ टूर या ट्रैवल करने के लिए जो आपको अलाउंस मिलता है, तो वो होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, तो वो ऑफिशियल पर्पस से है, तो वो आपका फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। डेली अलाउंस, अब आप डेली अलाउंस क्या होता है कि आप टूर मतलब ऑफिशियल पर्पज से किसी टूर पे गए थे, मतलब आप अपने घर पे नहीं गए, एंड अब वहाँ पे जो टूर पे आप गए हैं, तो उसके लिए जो भी आपको खर्चे वहाँ पे आपके डेली एक्सपेंसेस जो कुछ भी हो रहे हैं, तो उन्हें मीट करने के लिए जो आपको अलाउंस मिलता है वो होता है आपका डेली अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस, any allowance granted to meet the expenditure incurred on conveyance in performance of duties of an office or employment। अब कन्वेंस अलाउंस क्या होता है कि मान लीजिए आपको अपने ऑफिस से कहीं दूसरे ऑफिस जाना है ऑफिशियल वर्क से, या आपको मान लीजिए आपके ऑफिस से टैक्स ऑफिस जाना है, आपको आपके ऑफिस से MCA जाना है, या इस टाइप से कहीं भी आपको जाना है अपने ऑफिशियल वर्क से, तो उसके लिए जो आपको कन्वेंस में आप कैब वगैरह यूज करेंगे, तो जो उसके आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा वो होता है आपका कन्वेंस अलाउंस, तो वो भी आपका फुल्ली एग्जाम्प्ट है। हेल्पर अलाउंस, अब ये क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई हेल्पर है जो कि हेल्प करता है आपकी फॉर द ऑफिशियल पर्पस, तो उसकी जो भी सैलरी वगैरह पे करने के लिए जो आपको अलाउंस दिया जा रहा है एम्प्लॉयर से, तो वो होता है हेल्पर अलाउंस। एंड वो हेल्पर आपका ऑफिशियल पर्पस में ही काम आता है, क्योंकि आप उसे ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं हेल्पर को, तो इसके लिए ये जो भी आपको हेल्पर अलाउंस मिलेगा ये सारा आपका एग्जाम्प्ट होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। रिसर्च अलाउंस, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई अलाउंस देता है टू मीट हिज एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द सम फॉर्मूलाज वगैरह, कि वो बोलता है कि भाई आप रिसर्च करो, वो मतलब उसे एंकरेज करता है रिसर्च वगैरह करने के लिए, तो उसके लिए जो भी अलाउंसेस मिलते हैं तो वो होते हैं रिसर्च अलाउंस, वो भी आपके बिजनेस पर्पस के लिए होते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम्प्ट होते हैं, ये कुछ भी आपका टैक्सेबल नहीं होता। यूनिफॉर्म अलाउंस, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ अलाउंस देता है फॉर द मेंटेनेंस और परचेज ऑफ द यूनिफॉर्म, कि आप अपनी यूनिफॉर्म को मेंटेन करने में जो खर्चा आता है, या आप यूनिफॉर्म खरीद लीजिए, तो अब वो यूनिफॉर्म उसके ऑफिशियल पर्पस के लिए ही है, वो अपने घर में तो उसे पहन के घूमेगा नहीं, तो अब जो ये पैसे मिले उसे यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, तो ये भी उसके एग्जाम्प्ट होते हैं, ये भी इसमें कोई टैक्सेबल नहीं होता। एन एम्प्लॉय बीइंग एन एसएससी हु ऑप्ट्स फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC,
अब ये 1115 BSc जो हमारी मतलब कंसेशनल टैक्स रेट रिजीम होते हैं 0 to 2.5 लाख, नील 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख 10%, जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करा था टैक्स रेट में। तो अगर वो कोई एम्प्लॉई 115BSc को ऑप्ट करता है तो उसके लिए केवल ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस यही एग्जाम्प्ट होते हैं। अगर उसे यूनिफॉर्म अलाउंस या इस टाइप के कोई और अदर अलाउंसेस मिल जाए जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करें, लाइक रिसर्च अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, तो ये एग्जाम्प्ट नहीं होते, ये उसके फुली टैक्सेबल हो जाएंगे अगर 115BSc को ऑप्ट करता है तो। अब हमारा सेकंड आता है अलाउंसेस प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1014 क्लॉज 2। अब ये क्या है, जो हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंसेस देता है टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, और मतलब वो कुछ भी एक्सपेंसेस मीट करने के लिए अलाउंसेस देता है, बट वो कहाँ पे दे रहा है कि जहाँ उसकी ऑर्डिनरली बिजनेस, मतलब जहाँ पे वो ऑर्डिनरली काम करता है या जहाँ पे वो ऑर्डिनरली रहता है उस जगह पर अगर उसे उस टाइप के कोई अलाउंसेस देता है तो वो कुछ लिमिट तक एग्जाम्प्ट होते हैं एंड ओवर एंड अबव दैट लिमिट वो टैक्सेबल होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे लर्न करने पड़ेंगे, इनका कोई और कंसेप्ट है ही नहीं है, आपको लर्न करने पड़ेंगे, बाय हार्ट करने पड़ेंगे आपको। मैं भी केवल आपको एक बार रीडिंग करके ही बता पाऊंगा। ये स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरियाज अलाउंस और हाई अल्टीट्यूड अलाउंस और अनकॉग्निजिकल क्लाइमेट अलाउंस और स्नो बाउंड एरिया अलाउंस और एवलंचे अलाउंस। तो इस टाइप के अगर कोई भी अलाउंस मिलते हैं आपको इस टाइप के एरिया में काम करने के लिए तो उसमें ₹800 और 300 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशंस तक आपके एग्जाम्प्ट होता है। उससे ज़्यादा मिलेगा तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आप सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में काम करते हैं तो 7,000 पर मंथ रुपीज़ तक आपका एग्जाम्प्ट होता है, इससे ओवर एंड अबव दैट आपका टैक्सेबल होगा। अगर बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस, इस टाइप से कोई अलाउंस मिलता है तो 1,300 रुपीज़ और 1,100 और 1,050, 750, 300 और 200 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन। इतने तक तो आपका एग्जाम्प्ट है और ओवर एंड अबव दैट आपका टैक्सेबल होगा। स्पेशल कंपनसेटरी ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया, एजेंसी एरिया अलाउंस तो आपका 200 पर मंथ तक आपका एग्जाम्प्ट होगा, उससे अबव आपका टैक्सेबल होगा। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब कोई एम्प्लॉय है जो कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी वगैरह के अंदर काम करता है तो उसे वहाँ पे कोई अलाउंस दिया जा रहा है टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ट्रक ड्राइवर है, वो ट्रक मतलब किसी ट्रक कंपनी के अंदर काम करता है एंड अब वो ट्रक को लेकर जा रहा है ड्राइवर, तो वो लेकर जा रहा है तो रास्ते में खाना भी खाएगा, वो अपना रहने करने का भी कुछ जुगाड़ करेगा रास्ते के अंदर। तो अब उसे वो जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो एम्प्लॉयर कुछ अलाउंस देता है तो वो अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है 70% ऑफ द अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10,000। बट इसकी कंडीशन है कि उस एम्प्लॉय को कोई डेली अलाउंस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग हिज ड्यूटी परफॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ रनिंग सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे कोई पंजाब से दिल्ली आ रहा है ट्रक लेकर, तो अब इसके बीच में जो भी उसके खर्चे पानी होंगे तो इसके लिए अगर कोई एम्प्लॉयर उसे अलाउंस देता है तो 70% टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10,000 प्रोवाइडेड दैट सच एम्प्लॉय इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ डेली अलाउंस। डेली अलाउंस जो हमने ऊपर पढ़ा था कि उसके डेली एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए जो अलाउंस मिलता है तो वो डेली अलाउंस होता है एंड वो तो आपका फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है जी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को चिल्ड्रन की पढ़ाई के लिए अलाउंस दे देता है तो वो हमारा एग्जाम्प्ट होता है अप टू द लिमिट ऑफ 100 पर मंथ पर चाइल्ड एंड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, ठीक है। अगर हॉस्टल अलाउंस दे देता है बच्चों के रहने के लिए तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, स्पेसिफाइड एरिया इन द स्पेसिफाइड स्टेट्स, तो इस केस में 2600 पर मंथ तक आपका एग्जाम्प्ट होगा। कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस 1,000 रुपये पर मंथ तक आपका एग्जाम्प्ट होगा। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑपरेटिंग इन एरिया अवे फ्रॉम देयर परमानेंट लोकेशन। अब कोई आर्म्ड फोर्स के मतलब जो आर्म्ड फोर्सेज होती हैं अब उनकी जो परमानेंट लोकेशन है अब वो वहाँ से कहीं अलग जाकर अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस मिलता है, तो वो 3,900 पर मंथ तक एग्जाम्प्ट होता है। एंड इसके ऊपर अगर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 5,000 रुपये मिलता है तो बाकी का जो ऊपर का 1,100 रुपये है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एनी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है तो बेसिक जनरली तो वो हमारा फुल्ली टैक्सेबल होता है, बट अगर वो मिलता है किसी एम्प्लॉय को जो डीफ है, ब्लाइंड है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है या इस टाइप से कोई एम्प्लॉय है विद डिसेबिलिटी ऑफ द लोअर स्ट्रीम्स ऑफ द बॉडी, तो अगर उसके घर से उसके ऑफिस तक आने के लिए जो उसे कम्यूटेशन के खर्चे मिलते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड वो 3,200 पर मंथ तक हमारे एग्जाम्प्ट होते हैं एंड इससे ऊपर अगर मिलता है तो वो हमारा टैक्सेबल हो जाता है। अंडरग्राउंड अलाउंस,
ये क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉइज काम करते हैं किसी अंडरग्राउंड एरिया के अंदर, हु इज वर्किंग इन अनकॉग्निटिव अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस वगैरह के अंदर काम करते हैं, तो उन्हें उनकी क्योंकि सेहत को बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट इस टाइप का नहीं होता, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ का एक्चुअल में एनवायरनमेंट गंदा होता है, तो इस टाइप से तो उन्हें इस सबको बियर करने के लिए उन्हें एडिशनली 800 रुपये पर मंथ तक की एग्जाम्पशन मिल जाती है। अगर उन्हें कोई अलाउंस मिलता है तो 800 पर मंथ तक वो एग्जाम होता है एंड उसके ऊपर आपका टैक्सेबल होता है। हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस, अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस के लोग अगर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के अंदर जॉब करते हैं, तो अगर ऑल्टीट्यूड है ऑफ 9000 टू 15,000 फीट तो उन्हें 1060 रुपये पर मंथ तक की एग्जाम्पशन मिलती है। एंड अगर अबव 15,000 फीट है एंड उन्हें अलाउंसेस मिलता है अप टू 1600 तो वो टैक्स एग्जाम्प्ट होता है, एंड 1600 से ज़्यादा जो भी मिलता है वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो ये आपको सारा एक बार याद करना होगा, इसकी कोई और ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। Any special allowance in the nature of special compensatory highly active field area allowance 4200 पर मंथ तक exempt एंड उससे ज़्यादा का taxable. Any special allowance in the nature of island duty allowance granted to the member of the armed forces in Andaman and Nicobar and Lakshadweep group of islands. तो इस केस में 3250 रुपये पर मंथ तक का अलाउंस अगर कुछ मिलेगा तो वो आपका एग्जाम्प्ट है, एंड इससे ज़्यादा मिलेगा तो वो टैक्सेबल है। अब अगर कोई भी एम्प्लॉय 115 BSc रेजिम ले लेता है जिसके अंदर टैक्स रेट कम लगते हैं, अगर उस टाइप 115 BSc को ऑप्ट कर लेता है तो उस केस में कोई भी अलाउंसेस जितने भी अभी हमने ऊपर पढ़े किसी की भी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, जो कुछ भी मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। केवल जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है डीफ हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज को अप टू 3200 पर मंथ तक का, केवल उसी की वो डिडक्शन ले सकता है, इसके अलावा कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं ले सकता, तो उसे सब कुछ मतलब सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ये एक इलस्ट्रेशन दे रही है तो उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया है तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस दिया है, ये 200 रुपीज़ तक का एग्जाम्प्ट होगा, 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये आप एक बार देख लेना इलस्ट्रेशंस को। अब अलाउंसेज विच आर फुल्ली एग्जाम, अब ये कौन से अलाउंसेज हैं जो फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं, तो अलाउंसेज टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, अगर कोई भी अलाउंसेज दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अलाउंसेज रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को कोई भी अलाउंस मिलते हैं तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं। कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय द जजेस, तो ये फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं। सब्चुरी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस, तो ये हमारे फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं। अलाउंसेस पेएबल आउटसाइड इंडिया, अगर किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई अलाउंसेस पे करती है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं। अलाउंसेस और परक्विजिट्स पेड और अलाउड एज सच आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये जो मतलब आउटसाइड इंडिया कोई भी सैलरी पे करी जाती है टू द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो तो टैक्सेबल होती है इन द इंडिया एज सैलरी डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया, बट अगर उसे कोई अलाउंसेस दिए जाते हैं अलाउंसेस वगैरह तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 7। सेकंड, एन्युटी और पेंशन, अब ये क्या होता है, तो एज पर द डेफिनेशन एन्युटी इज ट्रीटेड एज सैलरी। अभी हमने ऊपर सैलरी के कंपोनेंट्स पढ़े थे तो उसके अंदर हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था वेजेस, सेकंड कंपोनेंट था एन्युटी और पेंशन। तो अब ये एन्युटी जो भी होती है वो हमारी सैलरी का पार्ट होती है। अब एन्युटी होता क्या है, इफ अ पर्सन इन्वेस्ट सम मनी एंटाइटलिंग हिम टू सीरीज ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट सच एनुअल सम्स आर एन्युटीज इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह उन्होंने इस टाइप की कर दी कि अब उन्हें एनुअल बेसिस पे कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट आता रहेगा तो उसे हम बोलते हैं एन्युटी। अब एन्युटी जो भी हमें प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिलती है वो टैक्स होती है हमारी एज सैलरी। अगर कोई एन्युटी हमें मिलती है पास्ट एम्प्लॉयर से तो वो टैक्सेबल होती है हमारी एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। और अगर हमें कोई एन्युटी मिलती है फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, कि मतलब हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है उस पर्सन के साथ, वहाँ से हमें एन्युटी मिलती है तो हमारी टैक्सेबल होती है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो जितनी भी एन्युटी आपको मिलेगी वो सारी आपकी सैलरी का पार्ट बनेगी, सब टैक्सेबल होगी। पेंशन, अब पेंशन क्या होता है, a periodic payment made especially by the government or a company or other employers to the employee in consideration of past service payable after his retirement, कि आपने कोई पास्ट में सर्विस करी थी एंड अब रिटायरमेंट के बाद आपको वो कुछ मंथली या एनुअली कुछ अमाउंट देते हैं तो उसे हम पेंशन बोलते हैं। अब पेंशन दो टाइप की होती है, या तो कम्यूटेड या अनकम्यूटेड। कम्यूटेड करने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी पेंशन है वो सारी आपकी कलेक्ट कर ली जाती है फिर आपको एक साथ दे दी जाती है। एंड अनकम्यूटेड क्या होता है कि आपकी पेंशन आपको एक सर्टेन पीरियड पे मतलब आपको दे दी जाती है धीरे धीरे। पेंशन रिसीव्ड पीरियडिकली, मतलब जो आपको पीरियडिकली दे दी जाती है। इट इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट। अब इनकी टैक्सेबिलिटी किस टाइप से होती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे पेंशन हमारी दो टाइप की होती है, कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन करने का मतलब जो आपको पीरियडिकली दे दी जाती है, तो जो भी अनकम्यूटेड होती है वो तो फुल्ली टैक्सेबल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाए चाहे नॉर्मल एम्प्लॉय को दी जाए, वो फुल्ली टैक्सेबल है सबके लिए। अगर कम्यूटेड पेंशन होती है
तो अगर वो दी जाती है एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस और डिफेंस सर्विस, अगर इनमें से किसी को दी जाती है यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दी जाती है तो उस केस में वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1010A। बट अगर वो अदर एम्प्लॉइज को दी जाती है यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉइज को दी जाती है तो उसमें हमें चेक करना होता है कि अब जो एम्प्लॉई है उसे ग्रेचुइटी भी मिल रही है या नहीं। इफ द एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुइटी, अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी मिलती है तो उसको वहाँ पे एग्जाम्पशन निकालने का एक अलग तरीका है कि कितनी ग्रेचुइटी हमारी एग्जाम्प्ट हो, कितनी पेंशन हमारी एग्जाम्प्ट होगी। एंड अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी नहीं मिलती तो उस केस में कितनी एग्जाम्प्ट पेंशन होगी वो निकालने का एक अलग तरीका है। तो किस टाइप से निकलती है, अगर ग्रेचुइटी मिलती है एम्प्लॉय को तो 1/3 ऑफ दी टोटल पेंशन, जितनी भी आपको टोटल पेंशन मिली उसका 1/3 आपका एग्जाम्प्ट होगा। बट अगर आपको ग्रेचुइटी नहीं मिलती तो हाफ ऑफ द टोटल पेंशन आपकी एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है, मतलब अगर जिसे ग्रेचुइटी मिलती है तो उसको 1/3 की एग्जाम्पशन मिलती है एंड जिसे ग्रेचुइटी नहीं मिलती उसे हाफ की एग्जाम्पशन मिलती है। अब ग्रेचुइटी क्या होता है, ग्रेचुइटी इज अ वॉलंटरी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय जो अपनी सर्विस रेंडर करता है तो उसके एप्रिसिएशन के लिए उसके रिटायरमेंट के बाद उसे कुछ ग्रेचुइटी दी जाती है, तो मतलब कुछ अमाउंट दिया जाता है, उस अमाउंट को हम बोलते हैं ग्रेचुइटी। अब इसकी टैक्सेबिलिटी किस टाइप से होती है, तो इसके अंदर हमें याद रखना है कि इसमें ना दो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर ग्रेचुइटी मिलती है ग्रेचुइटी नहीं मिलती तो सेपरेट सेपरेट तरीके थे एग्जाम्पशन निकालने के। अब यहाँ पे भी सेम है। अब उसके लिए लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग बाइफर्केशन क्या है कि अगर एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर होता है या नहीं होता। अगर कवर होता है तो उसके लिए अलग टाइप से एग्जाम्पशन निकलेगी, अगर कवर नहीं होता तो अलग टाइप से एग्जाम्पशन निकलेगी। अब वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। साथ में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ग्रेचुइटी 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर से मिलती है तो सबकी मिलाकर जो एक हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है 20 लाख, तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो। और अगर ग्रेचुइटी मान लीजिए आपको एक एम्प्लॉयर से लास्ट प्रीवियस ईयर में मिली है, एक एम्प्लॉयर से अब मिल रही है, तो जितनी अब मिल रही है एंड जो लास्ट प्रीवियस ईयर में मिली थी वो दोनों मिलाकर 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेचुइटी अगर वो आपकी ड्यूरिंग द सर्विस मिल जाती है, मतलब आपकी सर्विस चल रही है एंड आपको ग्रेचुइटी मिल जाती है, तो देन इन दैट केस वो फुल्ली टैक्सेबल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिले चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिले। बट अगर ग्रेचुइटी मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होती है। अगर वो अदर एम्प्लॉइज को मिलती है तो फिर हमें चेक करना होता है कि एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट और एम्प्लॉइज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। अगर एम्प्लॉई इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट तो उसके लिए क्या एग्जाम्पशन होती है, मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट जो ग्रेचुइटी के लिए डिफाइन करी गई है वो है 20 लाख और एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड और 15 days सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 months। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन एज 26। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कितनी, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर होता है तो उसके लिए कितनी ग्रेचुइटी उसकी एग्जाम्प्ट होगी, तो वो हमें किस टाइप से कंप्यूट करनी है कि मैक्सिमम 20 लाख और जितनी उसे एक्चुअली रिसीव हुई और 15 days सैलरी बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी की, यानी कि वो उसने लास्ट मंथ में कितनी सैलरी रिसीव करी थी उसकी 15 days की सैलरी 15 बाय, अब यहाँ पे जो हमें नंबर्स ऑफ डेज इन द मंथ लेने हैं वो लेने हैं 26। तो यहाँ पे हमें करना है 15/26 ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, जिसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ LDS लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर द एवरी कंप्लीटेड ईयर और सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 month। तो मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉय ने 26 ईयर 7 month की सर्विस दी है तो यहाँ पे हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 27 से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ अगर मान लीजिए 26 ईयर 5 month है तो यहाँ पे हम लेंगे 26 ईयर्स। अगर 26 ईयर्स 7 month है तो हम यहाँ पे लेंगे 27 ईयर्स। अगर 26 ईयर्स 6 month है तब भी इस केस में हम लेंगे 27 ईयर्स। कब, अगर कि वो एम्प्लॉय कवर होता है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। अब यहाँ पे अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होता तो उसके लिए एग्जाम्पशन किस टाइप से निकालेंगे, तो जो मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट है 20 लाख वो सेम है, एक्चुअली ग्रेचुइटी रिसीव्ड वो भी सेम है, बस यहाँ पे जो हमारे थर्ड कंपोनेंट होता है उसे निकालने का हमारा तरीका चेंज हो जाता है। यहाँ पे तो हम करते हैं 15/26 ऑफ द LDS लास्ट ड्रॉन सैलरी, यहाँ पर हमें निकालनी होती है हाफ मंथ की सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 10 month सैलरी। यानी कि आप पहले अपने लास्ट 10 month की सैलरी को लीजिए, जो भी आपको लास्ट 10 month में सैलरी मिली उसको सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 10 करके उसका एवरेज निकाल लीजिए 10 month की सैलरी का एंड फिर उसे हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ करने के लिए सिंपल आपको 1/2 ऑफ द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 month एवरेज ऑफ लास्ट 10 month सैलरी। ठीक है, और फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस,
तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई 26 ईयर 11 मंथ भी अगर किसी ने काम करा है, तब भी उस केस में 26 से ही मल्टीप्लाई करा जाएगा, क्योंकि इसमें इन पार्ट और एक्सेस ऑफ 6 मंथ नहीं लेते यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे डिफरेंसेस क्या क्या है। पहला डिफरेंस कि जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर होता है उसके लिए हम लेते हैं 15/26, जबकि जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होता उसके लिए हम लेते हैं सीधे हाफ 1/2। यहाँ पे हम 15/26 लेते हैं लास्ट ड्रॉन सैलरी का, यानी कि जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसका, एंड यहाँ पे बट हम लेते हैं हाफ ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, मतलब लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी का एवरेज निकाल के फिर उसका हाफ करते हैं। एंड थर्ड डिफरेंस हमारा क्या है कि यहाँ पे फॉर द कंप्लीटेड ईयर्स और इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स पार्ट भी ले लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर 26 या 7 मंथ है तो 27 ईयर्स कंसिडर करते हैं यहाँ पर हम। बट यहाँ पर हम वो एक्सेस वाला पार्ट नहीं लेते, यहाँ पे जो कंप्लीटेड ईयर्स होते हैं केवल कंप्लीटेड ईयर्स को ही हम लेते हैं। एंड हमारा फोर्थ डिफरेंस होता है यहाँ पे सैलरी का, कि जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर होते हैं उनके लिए सैलरी का मतलब अलग है, जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होते हैं उनके लिए सैलरी का मतलब अलग है। तो जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर होते हैं उनके लिए सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए, डीए चाहे वो आपका टर्म्स हो नॉट इन टर्म्स हो उससे कोई मतलब नहीं, बेसिक सैलरी प्लस डीए ये आपकी सैलरी है। बट अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होते तो यहाँ पे आपकी सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कमीशन। ठीक है, तो जो हमने स्टार्टिंग में एचआरए के लिए पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम हर जगह सैलरी के चैप्टर में हम यही सैलरी की डेफिनेशन यूज करेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो अगर ये है तो ये आपकी सैलरी का उसका कंपोनेंट बनते हैं अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होता। तो यहाँ पे आपको 4 डिफरेंसेस याद कर रखने हैं, 15/26, एलडीएस, कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ, और यहाँ पे हमें लेना होता है हाफ ऑफ लास्ट 10 मंथ की सैलरी का एवरेज, एंड वो भी फॉर ओनली कंप्लीटेड ईयर्स। एंड सैलरी कहने का मतलब यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस डीए, यहाँ पे बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन आप देख लेना तो आपको सब समझ आ जाएगा। फीस कमीशन परक्विजिट्स और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी, अगर इस टाइप से आपको कोई भी फीस कमीशन परक्विजिट्स वगैरह जो कुछ भी मिलता है वो आपका फुली टैक्सेबल होता है, वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा एंड सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको कोई भी एडवांस ऑफ सैलरी मिलता है वो हमने डिस्कस कर लिया था कि वो जैसे ही आपको रिसीव हो जाएगा तो रिसिप्ट ईयर के अंदर वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम अंडर दैट सैलरी। अगर आपको कोई भी लीव सैलरी और लीव एनकैशमेंट मिलता है, अब ये क्या होता है कि मान लीजिए आपको कहीं पे आप जॉब करते हैं एंड वहाँ पे आपको अलाउ करा गया है कि आप साल के अंदर 1 साल के अंदर 30 छुट्टी ले सकते हैं, 30 या कुछ भी मतलब आप छुट्टी ले सकते हैं, एंड आप वो छुट्टी नहीं लेते। अब जो आपकी छुट्टी बच जाती है आप उन छुट्टी को अपना एनकैश करा लेते हैं, एनकैश का प्रोविजन है। आजकल तो वैसे ज्यादातर कंपनीज के अंदर एनकैशमेंट का प्रोविजन होता ही नहीं है कि आप छुट्टी लें या ना लें, जो भी आपकी बच जाएंगे वो सारी बाद में लैप्स हो जाएंगी, कोई एनकैशमेंट नहीं। बट अगर मान लीजिए कहीं पे है एनकैशमेंट का प्रोविजन टू मोटिवेट एम्प्लॉइज नॉट टू टेक द लीव्स, तो उस केस में जो भी आपकी लीव्स बच जाती है एम्प्लॉइज अपनी लीव्स बचा लेते हैं, फिर वो बाद में उसके बदले भी सैलरी ले लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। द पेमेंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनकैशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी। अब जो भी आपको वो मिलता है तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट होता है। अब उसके लिए हमें एग्जाम्प्ट, उसके भी एक सर्टेन लिमिट तक वो एग्जाम्प्ट होता है। अब वो कितना एग्जाम्प्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे, बट इसके लिए यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी लिमिट है वो 3 लाख रुपीज़ की है। अब अगर मान लीजिए आपको लीव एनकैशमेंट मिलता है 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर से, कि आपने पहले कहीं जॉब करते थे वहाँ से भी आपको लीव एनकैशमेंट मिला, फिर आपने कहीं और जॉब कर रहे हैं वहाँ से भी आपको लीव एनकैशमेंट मिला, तो वो टोटल मिलाकर आपका 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर चाहे वो आपको एक ही प्रीवियस ईयर के अंदर मिल रहा है या वो अलग अलग प्रीवियस ईयर के लिए मिल रहा है, तो वो सब कुछ मिला के 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड यहाँ पे सैलरी कहने का मतलब क्या है, सैलरी की डेफिनेशन यहाँ पे वही हमारी एचआरए वाली सैलरी, सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन विच इज एक्सप्रेस एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एग्जाम्पशन कितनी कितनी होती है, तो लीव एनकैशमेंट अगर हमें मिल जाती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, कि आपकी जॉब चल रही है एंड आप ईयरली बेसिस पे उसे एनकैश करा लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपको 30 लीव्स मिल सकती हैं एंड आपने 15 लीव्स ली, तो जो बाकी 15 बची उनकी जो भी सैलरी बनती है आपकी वो आपने अपनी जॉब के चलते चलते आप ड्यूरिंग द ईयर ही आपने एनकैश करा ली, तो वो तो आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा। बट अगर आपको लीव एनकैशमेंट मिलता है ऑन द रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपर एनुएशन और अदरवाइज, कि आपने रिटायरमेंट लिया या आपने रिजाइन कर दिया वहां से, उस टाइम पे अगर आपको कोई लीव एनकैशमेंट मिल रहा है तो उसके लिए क्या होता है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिल रहा है लीव एनकैशमेंट ऑन द रिटायरमेंट तो वो तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। अगर किसी और एम्प्लॉय को मिल रहा है तो वो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट होगा। कितना, तो हमारी स्टैट्यूटरी लिमिट है 3 लाख रुपीज तक की, मैक्सिमम 3 लाख रुपीज तक का एग्जाम्प्ट हो सकता है। लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको यहाँ पे 4.5 लाख रुपीज मिले, एक्चुअली जो आपको लीव एनकैशमेंट मिला 4.5 लाख रुपीज, या 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रेसिडिंग रिटायरमेंट।
तो यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब क्या है कि जो रिटायरमेंट से पहले की आपकी 10 मंथ की सैलरी थी तो वो 10 मंथ की सैलरी, ठीक है, तो आपको जो रिटायरमेंट से पहले की जो टोटल 10 मंथ की सैलरी थी तो उतनी सैलरी तक का आपको मिलता है, तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो सकता है। या आपका कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव। अनअवेल्ड लीव कैसे निकालते हैं? अनअवेल्ड लीव बेस्ड ऑन द लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी एम्प्लॉय ने 10 साल काम करा एंड वो 1 साल के अंदर 30 छुट्टी ले सकता था, या मान लीजिए अगर वो 30 से ज्यादा छुट्टी भी ले सकता था, एज पर द कंपनी पॉलिसी 40 छुट्टी भी वो ले सकता था, तब भी हम मैक्सिमम 30 छुट्टी यहाँ पे मानेंगे। बट अगर वो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से 20 डे की छुट्टी ले सकता था तो हम यहाँ पे 20 मानेंगे, मतलब मैक्सिमम लिमिट है यहाँ पे 30 की। अर्नड लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस, ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट है 30। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि कंपनी में 30 छुट्टी ही अलाउ करती थी साल के अंदर, तो यहाँ पे उसे पूरे 10 साल अपने पूरे ड्यूरिंग द टेन्योर 300 छुट्टियां ले सकता था वो, बट उसने यहाँ पे ली 180 छुट्टी, तो उसकी 120 छुट्टियां बच गई। अब पहले हम इन 120 को मंथ के अंदर कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 30 करके, तो ये हमारी 4 मंथ की छुट्टी वो ले सकता था, वो उसकी अभी अनअवेल्ड है, मतलब उसने 4 मंथ की छुट्टियां नहीं ली। तो अब हम यहाँ पे अनअवेल्ड लीव के जो बैलेंस है कैश इक्विवेलेंट टू अनअवेल्ड लीव, तो ये हमने 4 मंथ का अनअवेल्ड लीव निकाल ली। अब इसके इक्विवेलेंट कैश, तो वो कैसे निकालेंगे कि जो हमारी लास्ट 10 मंथ की सैलरी थी उसका एवरेज, तो अपनी लास्ट 10 मंथ की सैलरी को प्लस करो डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो वो आपकी एवरेज सैलरी आ गई ऑफ द 1 मंथ। तो यहाँ पे 4 मंथ की सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ जो आपकी एवरेज सैलरी आई ऑफ द लास्ट 10 मंथ्स, तो उतना मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये इससे आ जाएगी आपकी कैश इक्विवेलेंट टू अनअवेल्ड लीव्स बेस्ड ऑन द लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, ठीक है। अब इसके लिए भी आप एक बार ये इलस्ट्रेशन को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड, ये क्या होता है? प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ स्कीम इंटेंडेड टू गिव सब्सटेंशियल बेनिफिट टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, कि जब रिटायरमेंट के टाइम पे उसे एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम होती है। अब प्रोविडेंट फंड का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो होता है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एक होता है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड फोर्थ वन इज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, सेकंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, थर्ड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, फोर्थ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब accumulated balance is paid to an employee at the time of his retirement or resignation. In the case of death of the employee, the same is paid to the his legal heirs. अगर रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन हो रहा है तो एम्प्लॉय को दे देंगे, एंड मान लीजिए अगर डेथ के टाइम पे करा जा रहा है पीएफ का एक्यूमुलेटेड बैलेंस, तो वो लीगल ईयर्स को मिलेगा। अब टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमारे 4 टाइप के होते हैं। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एसपीएफ, एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। अब आरपीएफ क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मीन्स अ प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। जो भी प्रोविडेंट फंड आपका रिकॉग्नाइज होता है बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो उसे हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब अगर कोई प्रोविडेंट फंड है जो कि कमिश्नर से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो हम उसे बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज गवर्न्ड बाय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। It applies to employees of the government, railway, semi-government institution, local bodies, university, and all recognized educational institutions. So ये होता है SPF. Public Provident Fund. Public Provident Fund is operated under the Public Provident Fund Act 1968. The Public Provident Fund के हिसाब से चलता है. A member of the fund is open to every individual, though it is ideally suited for self-employed people. ये जनरली self-employed people इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, बट जो जॉब वाले होते हैं वो भी इसके अंदर अपना अमाउंट डाल सकते हैं। सैलरी एम्प्लॉयड में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू पीपीएफ इन एडिशन टू द फंड ऑपरेटेड बाय हिज एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये होता है हमारा पीपीएफ। अब इसकी टैक्सेबिलिटी किस टाइप से होती है? आरपीएफ, यूआरपीएफ, स्टैट्यूटरी पीएफ, एसपीएफ और पीपीएफ। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है इन द आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ द सैलरी, तो वो होता है टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। Contribution in excess of 12% of salary is taxable as salary under that 17। यूआरपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। एसपीएफ के अंदर जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। पीपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर होते ही नहीं है क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स के लिए होता है, या अगर एम्प्लॉय को भी करना है तो वो केवल एम्प्लॉय खुद कर सकता है, एम्प्लॉयर पीपीएफ के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। अब एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है तो आरपीएफ के अंदर अगर वो करता है तो उसकी डिडक्शन ले सकता है वो अंडर सेक्शन 80C। एसपीएफ के अंदर करता है तो उसकी भी डिडक्शन ले सकता है 80C के अंदर। पीपीएफ के अंदर करता है तो उसकी भी डिडक्शन ले सकता है 80C के अंदर। बट अगर यूआरपीएफ के अंदर करता है तो उसकी डिडक्शन एम्प्लॉय नहीं ले सकता 80C के अंदर।
इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अब जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, अगर 9.5% तक का होता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, 9.5% से ज्यादा होता है तो वो टैक्सेबल होता है इन द केस ऑफ आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इन द केस ऑफ यूआरपीएफ तो जितना भी इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो क्रेडिट के टाइम पे कोई टैक्सेबल नहीं होता, एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के केस में वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, एंड जो पीपीएफ होता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता, तो उसमें इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं आती, तो ये नॉट एप्लीकेबल। अब इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। अब जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें भी सेम, अगर आरपीएफ के अंदर 9.5% या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है सैलरी, बट 9.5% तक का मिलता है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होता। अब यहाँ पे यूआरपीएफ के अंदर क्रेडिट के टाइम पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती, एसपीएफ के अंदर जो भी होता है वो हमारा एग्जाम्प्ट होता है अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये अभी हम नीचे पढ़ेंगे कितना होता है, एंड पीपीएफ के अंदर वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। अब जब हम यहाँ से अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसका क्या होता है, एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 12 सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस डिटेल्ड इन द चार्ट बिलो। अब जो भी हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशन है, अगर उन कंडीशन के अंतर्गत हम विड्रॉ करते हैं तो वो हमारा एग्जाम्प्ट होता है, बट अगर उस कंडीशंस को हम फॉलो नहीं करते उसके अलावा विड्रॉ कर लेते हैं तो वो हमारा टैक्सेबल हो जाता है। अब यहाँ पे जो यूआरपीएफ के अंदर हमारा एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है तो उसमें जितना भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो सारा का सारा नॉट टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है तो वो टैक्स होता है एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयरऑन इज टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अब जितना भी एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के टाइम पे जो भी हम विड्रॉ करते हैं एक्यूमुलेटेड बैलेंस वो टोटली एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 11, एंड जो भी हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जितना ही बैलेंस होता है वो जो भी हम अपना विड्रॉ करते हैं वो भी हमारा फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10-11। अब जो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट का पढ़ा कि इंटरेस्ट हमारा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे 9.5% तक का इंटरेस्ट हमारा एग्जाम्प्ट होता है, 9.5% से ऊपर टैक्सेबल होता है इन द केस ऑफ आरपीएफ, और यहाँ पे भी कुछ एक लिमिट तक एग्जाम्प्ट होता है इन द केस ऑफ एसपीएफ। तो कौन सी थ्रेशोल्ड लिमिट है तो वो भी हमें नीचे डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले यहाँ पे सैलरी का आने का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे भी सैलरी का वही सेम मतलब है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस परसेंटेज ऑफ टर्नओवर एज कमीशन। ठीक है। अब जो यहाँ पे हमें एसपीएफ के अंदर और आरपीएफ के अंदर जो कुछ भी हमें इंटरेस्ट मिलता है ऑन द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो वो हमारा एग्जाम्प्ट होता है। आरपीएफ के केस में होता है कि अगर वो 9.5% तक मिलता है तो एग्जाम्प्ट होता है, बट कब, तो हाउएवर द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 11 और 10 क्लॉज 12 वुड नॉट बी अवेलेबल in respect of income by way of interest accrued during the previous year to the extent it relates to the amount or aggregate of the amount of the contribution made by that person employee exceeding 2,50,000 in any previous year in that fund on or after 1st of April 2021। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर मान लीजिए 1st of April 2021 के बाद एम्प्लॉई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा का जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करेगा, मतलब डिपॉजिट करने की कोई मनाही नहीं है, मतलब मान लीजिए एम्प्लॉय 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर देता है आरपीएफ या एसपीएफ के अंदर तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब जो वो 2.5 लाख से ऊपर जो 2.5 लाख है, हमने एग्जांपल में जैसे 5 लाख ले रहे हैं तो 2.5 लाख तक का इंटरेस्ट जो मिलेगा वो तो आपका एग्जाम्प्ट है फॉर एसपीएफ एंड फॉर आरपीएफ एज वेल अगर वो 9.5% तक है। बट अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है 9.5% या उससे कम, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 8% का, दोनों केस में आरपीएफ में भी और एसपीएफ में भी। तो जो 2.5 लाख से ऊपर का जो 2.5 लाख है आपका एक्सेस 2.5 लाख, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है। बट अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आपके फंड के अंदर, केवल एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता अपना कोई शेयर, तो इस केस में वो थ्रेशोल्ड बढ़ के हो जाता है 5 लाख रुपीज। अगर 5 लाख रुपए तक पे जो भी आपका इंटरेस्ट आता है वो आपका एग्जाम्प्ट होता है, उससे ऊपर का आपका टैक्सेबल होगा। एंड ये आपको याद रखना है कि ये केवल 1st of April 2021 के बाद का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके लिए अप्लाई होता है। उससे पहले आप चाहे 10 लाख रुपए का भी कंट्रीब्यूशन करते थे तो उसके ऊपर भी जो भी इंटरेस्ट आएगा आपका वो सभी आपका एग्जाम्प्ट होता था, आरपीएफ के केस में अप टू द लिमिट ऑफ 9.5%। ठीक है। तो अब इसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है? फॉर दिस पर्पज सेपरेट अकाउंट्स विद इन द प्रोविडेंट फंड अकाउंट शैल बी मेंटेन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एंड ऑल सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर फॉर टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन एंड नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमें दो सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। तो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन के अंदर हमारा क्या क्या आता है?
क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021, आपका जितना भी क्लोजिंग बैलेंस था अकाउंट के अंदर 31 मार्च 21 को, वो आपका नॉन टैक्सेबल है। उसके ऊपर अब आपने जो भी कंट्रीब्यूशन करा इन द ईयर ऑफ 21-22 या उसके बाद जब भी आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन करा 2.5 लाख और 5 लाख रुपीज तक का, एज द केस में भी 2.5 लाख अगर आपका एम्प्लॉयर भी करता है एंड 5 लाख अगर आपका एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता उस केस में 5 लाख। अगर थ्रेशोल्ड तक आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन करा तो वो आपका नॉन टैक्सेबल के पार्ट में आएगा। एंड अब इन दोनों के ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट एक्रू होगा वो भी आपका नॉन टैक्सेबल है। टैक्सेबल क्या होगा कि अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन करा इन द ईयर 2021-22 और ऑनवर्ड्स, अब बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट वही 2.5 लाख और 5 लाख एज द केस में भी, तो वो आपका टैक्सेबल कंपोनेंट है एंड उसके ऊपर होने वाला जो इंटरेस्ट है वो भी आपका टैक्सेबल कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ईयरली थ्रेशोल्ड लिमिट इज 5 लाख इफ द कंट्रीब्यूशन बाय सच पर्सन एम्प्लॉय इज इन अ फंड इन विच देयर इज नो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड 2.5 लाख इन एनी अदर केस। ठीक है जी। अब जो हमने आरपीएफ पढ़ा कि जब आपका आरपीएफ आप विड्रॉ करते हैं तो वो आपका एग्जाम्प्ट होता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होती है। तो वो क्या कंडीशन है, या तो एम्प्लॉय ने 5 ईयर्स और मोर की सर्विस कंप्लीट करी हो एम्प्लॉयर के साथ। तो यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन वाइज इसे पूछते हैं, हैज द एम्प्लॉय रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स विद द एम्प्लॉयर, कि क्या एम्प्लॉय ने 5 साल की सर्विस कंप्लीट करी। अगर यस तो वो जितना भी अमाउंट अब वो विड्रॉ करेगा वो एग्जाम्प्ट है। अगर नहीं तो फिर हम देखेंगे कि भाई जो उनकी ये सर्विस टर्मिनेट हुई, मतलब जो उसने जॉब छोड़ी तो वो किस कारणों से छोड़ी। क्या वो उसने अपनी बीमारी की वजह से छोड़ी, क्या वो उसने कंट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस की वजह से छोड़ी, कि मतलब एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया था इस वजह से जॉब छोड़ गई क्या उसकी, या उसने कोई और कारण से छोड़ी जो कि बियॉन्ड उसके कंट्रोल, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं थी। यानी कि यहाँ पे अगर 3 कारणों से जॉब छोड़ी जाती है, या तो एम्प्लॉय की बीमारी की वजह से, या बिजनेस ही बंद हो जाता है उस वजह से, या फिर किसी और कारण से जो कि बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय है। अगर इन 3 कारणों से जॉब छोड़ी गई है तो अगर हाँ तो वे जो भी आप एक्यूमुलेटेड बैलेंस विड्रॉ करते हैं तो वो एग्जाम्प्ट है। बट अगर इन 3 कारणों से नहीं छोड़ी गई, इनके अलावा किसी कारण से, मतलब आपने अपने पर्सनल रीजन से जॉब छोड़ दी कि भाई मेरे को मजा नहीं आ रहा जॉब छोड़ दी, तो उस केस में फिर वो आपका एग्जाम्प्ट नहीं होगा। अब उसमें भी फिर आपके नीचे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अब जो आपका बैलेंस था कि क्या वो ट्रांसफर कर दिया गया आपके नए एम्प्लॉयर को। मान लो आपने एक जगह जॉब छोड़कर दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर ली, तो क्या वो आपका बैलेंस जितना भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस था वो ट्रांसफर कर दिया गया नए एम्प्लॉयर को। अगर यस तो वो एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज वो टैक्सेबल है। और दूसरा, मान लीजिए आपने कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं करी, तो जो आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस था क्या वो ट्रांसफर कर दिया गया फॉर द एनपीएस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। अगर एनपीएस अकाउंट रेफर टू इन सेक्शन 80 सीसीडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर वो भी नहीं करा गया, वो वहीं पे पड़ा है, तो वो टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये इलस्ट्रेशंस आप एक बार देख लेना सभी, इट गोज विदाउट सेइंग कि आपको सभी इलस्ट्रेशंस खुद से एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। अब एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है टू द एनपीएस अकाउंट वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉयर कोई भी 80 सीसीडी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूशन करता है तो वो सब कुछ सैलरी का पार्ट बनता है। अब ये हमारा आता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 17 सबसेक्शन 3, कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाता है कि मतलब आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो उसके लिए आपको कोई कंपनसेशन मिलता है, तो वो आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है। कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस कर दिए जाते हैं एंड उस मॉडिफिकेशंस के लिए आपको कंपनसेशन दिया जाता है, तो वो आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है। पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड अदर देन दिस फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन, कंपनसेशन रिसीव्ड बाय वर्कमैन। अगर इनमें से किसी फंड के अलावा कोई और से आपको पेमेंट करी जाती है प्रोविडेंट फंड की, तो वो आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी माना जाता है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, any sum received by necessity under a Cayman insurance policy including the sum allocated by way of bonus on such policy। तो Cayman insurance policy पे अगर आपको कोई सम मिलता है तो वो आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी माना जाता है। और अगर आपको कोई लमसम पेमेंट करी जाती है ड्यू टू द एसएससी और रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम एनी पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग द एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपकी ज्वाइनिंग होने से पहले, अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, आप ज्वाइन करेंगे या तो उस टाइम पे, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आपका खत्म हो गया, आपने जॉब छोड़ दी उसके बाद, तो अगर आपको कोई भी वो मिलता है कंपनसेशन या कुछ भी अमाउंट मिलता है आपको, तो वो बोला जाता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा ये आता है फर्स्ट रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहने का मतलब कि आपको जॉब से निकाल दिया गया, रिट्रेंच कर दिया गया एंड उसके लिए आपको कुछ कंपनसेशन दिया जा रहा है, तो वो आपका वैसे तो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बनकर टैक्सेबल होता है, बट कुछ एक सर्टेन लिमिट तक वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो वो हमें बताया गया है अंडर सेक्शन 10(10)(b। अब वो कितना तक एग्जाम्प्ट होता है, तो
15 days एवरेज पे इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। तो यहाँ पे हमें किस टाइप से निकालना है कि हमें 15 डेज का एवरेज पे मल्टीप्लाई बाय जो भी आपने नंबर ऑफ ईयर्स आपने जो भी सर्विस दी थी और इन पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। जैसे कि हमने ग्रेचुइटी के केस में पढ़ा था कि जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर होते हैं एंड उन्होंने 26 ईयर 7 मंथ की सर्विस दी, तो यहाँ पे 27 ईयर्स मान लिया जाएगा इसे, ठीक है। अब ये 15 डेज का एवरेज पे कहने का मतलब क्या है, और यहाँ पे दूसरा हमारा लिमिट है स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख, यानी कि 15 डे का एवरेज पे इंटू टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ और 5 लाख विच एवर इज लोअर, तो उतने तक का आपका एग्जाम्पशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एवरेज पे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई आपका मंथली पेड वर्कमैन है तो उसके 3 कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ्स के अंदर जो उसे सैलरी दी गई तो उसका एवरेज करके आपको एवरेज पे निकालना है। अगर कोई वीकली पेड वर्कमैन है तो 4 कैलेंडर वीक्स के अंदर जो सैलरी दी गई उसका एवरेज आपका एवरेज पे बोला जाएगा। और अगर आपका कोई डेली पेड वर्कमैन है तो 12 फुल वर्किंग वीक्स के अंदर जो सैलरी दी गई उसका एवरेज आपका एवरेज पे बोला जाएगा। एंड इसके लिए यहाँ पे वेजेस के लिए इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो रहता है। वेजेस फॉर दिस पर्पस मीन्स ऑल रेम्युनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंक्लूड्स such allowances including DA, value of any house accommodation, supply of light, water, medical, any travel concession, any commission payable on the promotion। बट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता आपका बोनस, कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम और एनी ग्रेचुइटी पेबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। तो ये 3 कंपोनेंट हमारे इसके अंदर ऐड नहीं होते, बाकी सब कुछ इसमें वेजेस के लिए ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है 10(10)(c). ये क्या बताता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉई खुद से जॉब छोड़ देता है, रिट्रेंचमेंट में तो था कि उसे जॉब से निकाल दिया गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट में है कि वो खुद से जॉब छोड़ देता है, तो इस केस में उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी कंपनसेशन मिलेगा तो वो कंपनसेशन टैक्सेबल होगा एज ए प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। बट वो भी 10(10)(c) के हिसाब से एक सर्टेन लिमिट तक एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो वो कितने रुपए तक एग्जाम्प्ट होता है तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे उसकी लिमिट को। तो मैक्सिमम लिमिट तो यहाँ पे भी स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख रुपीज़ की है कि मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ तक का एग्जाम्पशन मिल सकता है। अब इसके लिए रूल 2BA कुछ कंडीशन बताता है कि ये एग्जाम्पशन किस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही मिल सकती है। तो ये इट अप्लाइज टू एन एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ सर्विस और कंप्लीटेड 40 ईयर्स ऑफ एज। तो कोई एम्प्लॉय या तो उसने 10 साल की जॉब करी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ, या तो उसने 40 ईयर्स की एज अटेन कर लेनी चाहिए, तभी इन 2 केसेस में उस एम्प्लॉय को ये VRS की एग्जाम्पशन मिलेगी। This requirement is not applicable in case of an employee of a public sector company under the scheme of voluntary separation framed by the company। ठीक है, अगर कोई पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय है तो उसके लिए ये 40 ईयर्स और 10 ईयर्स ऑफ द सर्विस वाली कंडीशन नहीं चेक करनी। इट अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयज बाय वट एवर नेम कॉल्ड एक्सेप्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब मान लीजिए अगर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वो VRS ले लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट वो ले लेते हैं, तो उनके केस में ये कोई एग्जाम्पशन नहीं है। उसके अलावा कोई भी जो जितने भी आपके एम्प्लॉयज होते हैं सबको एग्जाम्पशन मिलेगी। द स्कीम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट और सेपरेशन मस्ट हैव बीन ड्रॉन टू रिजल्ट इन ओवरऑल रिडक्शन इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये जो आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट है उसके बाद आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉयज थी वो एक्चुअल में कम हो जानी चाहिए। तो जो फिर यहाँ पे आपकी वैकेंसी हुई वो आपने बाद में फिल नहीं करी होनी चाहिए। एंड जो आपका रिटायरिंग एम्प्लॉय है जो आपको रिटायर होकर जा रहा है वो आपके सेम मैनेजमेंट के अंदर कहीं दूसरी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट क्या है, स्टैट्यूटरी लिमिट 5 लाख और अमाउंट इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे याद रखना केवल कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो अगर यहाँ पे 26 ईयर 7 मंथ है तो इस केस में केवल 26 ईयर्स ही लिया जाएगा। इवन 26 ईयर 11 मंथ भी है तब भी 26 ईयर्स ही लिया जाएगा, ठीक है। तो 3 महीने की सैलरी मल्टीप्लाई बाय आपके टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। और सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाई बाय द बैलेंस मंथ ऑफ द सर्विस लेफ्ट बिफोर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। कि फॉर एग्जांपल कि अभी रिटायरमेंट के लिए आपको 7 साल की जॉब अभी आप और बाकी थी आपकी एज या जॉब आपकी 7 साल और कर सकते थे, तो उस टाइम पे जो भी आपने अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी उसे मल्टीप्लाई कर दो कि आपकी जितनी अभी टर्म आपका बचा था रिटायरमेंट तक का तो उतने दिन की सैलरी, तो ये आपकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट होती है। अब इसके लिए सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी फॉर दिस पर्पस वही सेम आपका बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स प्लस परसेंटेज ऑफ टर्नओवर एज कमीशन, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना तो उससे आपको समझ आ जाएगा। अब ये परक्यूसिट्स एंड इसके बाद का ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विच इज़ 7B। तो अभी के लिए आप ये सारे अलाउंसेस तक का ये जितने भी हमने सैलरी के कंपोनेंट्स पढ़े ये सब आप एक बार देखकर आप इसके सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लीजिए एंड इसे रिवाइज कर लीजिए। एंड इसी के साथ आपका ये यहाँ तक का आधा चैप्टर अभी हमने कंप्लीट करा है केवल सैलरी का।
एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी जब हम परक्यूसेट्स पे जाएंगे तो इसके अंदर भी हमें कुछ अलग अलग चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, नई नई चीज़ें। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, हम ये परक्यूसेट्स का अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम, गुड बाय। एंड सभी क्वेश्चंस को आप प्लीज़ एक बार सॉल्व कर लीजिए, एंड बाकी जितना भी कंसेप्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बाय बाय, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।